दोस्तों सबसे पहला यहाँ पे सवाल देखिए क्या बोला गया है। अगर मैं फर्स्ट सवाल की बात करूं तो केस बेस्ड सिनेरियो है। प्रकाश लिमिटेड एंड वसुधा लिमिटेड वर इनकॉर्पोरेटेड इन जनवरी 1999 बाय मिस्टर विक्की त्रिपाठी and his family members. Both the companies are engaged in the business of machineries used in the agricultural sector. Mr. Vicky Tripathi and his younger brother Vinay Tripathi actively participates in the daily operation of both the companies. Vasudha Private Limited is wholly owned by Tripathi family, while Tripathi family has majority of stake, that is 51% in Prakash Limited. Due to poor economic condition in agricultural sector and shifting of farmers' focus to more advanced farming techniques, the sales of Prakash Limited is dipping and the bottom line मतलब profit loss has been red, यानी कि loss हो रहा है couple of years से. The unabsorbed loss of the Prakash Limited in current financial year is 9.8 crore. Prakash Limited didn't pay any dividend during last 4 years. Prakash Limited has accumulated profit in form of free reserve is 180 crore, whereas paid up capital is 918 crore and loss is 9.8 crore. ये तो अपन ने ऊपर देख ही लिया. Has not been deducted. Since the pressure from shareholders of the free float is mounting, management at Prakash Limited decided to pay dividend this year out of accumulated profits. ठीक है, दे सकते हैं. फाइनली डिविडेंड वॉज डिक्लेयर ऑन 31 अगस्त को आपने डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया. ठीक है. फ्रॉम द डिविडेंड रिमेन अनपेड एज ऑन 30 सितंबर. अब 30 दिन के अंदर अनपेड होना चाहिए ऑन अकाउंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, लेकिन ऑपरेशन ऑफ लॉ के चलते कुछ डिविडेंड अनपेड रह गया. तो ठीक है. अब इसके अंदर कंपनी की कोई गलती नहीं है क्योंकि ऑपरेशन ऑफ लॉ हुआ है यहाँ पे. तो नाम प्रॉपर रजिस्टर्ड ओनर कौन है मैं समझ नहीं पा रहे होंगे हम लोग, इसलिए अपन ने डिविडेंड नहीं दिया. इसको ट्रांसफर कर दिया गया अनपेड डिविडेंड अकाउंट में. एंड ऑन द स्टेटमेंट कंटेनिंग ओनली नेम्स, देखो स्टेटमेंट जिसके अंदर केवल और केवल नाम दिया गया है, बेनिफिशियरी वॉज होस्टेड ऑन 9 नवंबर. ये तो गलत है. नेम के साथ आपको लेटेस्ट एड्रेस भी देना पड़ता है क्या? ये सर आपको एड्रेस भी बताना पड़ता है. तो यहाँ पे कंपनी ने थोड़ा सा गलत किया. ओके चलो अब आगे देखेंगे. अब देखो वसुधा प्राइवेट लिमिटेड एज अ मिड साइज अनलिस्टेड एंटिटी. अब वसुधा के बारे में बात कर रहे हैं. विद अ फ्यू ब्रांचेस अब्रॉड एज इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट ऑडिटर. और इसके ऊपर रिक्वायरमेंट नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने की. ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इसका जो नेटवर्थ था ये 280 करोड़ था. टर्नओवर था बेटा 590 करोड़ का और नेट प्रॉफिट था 45.8 करोड़ का. प्रॉफिट्स बिलो अदर इंफॉर्मेशन इन इमीडिएटली पीएफआई प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स के बारे में इन्होंने यहाँ पे बात करके रखा है. तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के ये प्रॉफिट्स रहे बेटा. ठीक है. ओके अब देखो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब इन्होंने इस हिसाब से प्रीसीडिंग ईयर के यहाँ पे प्रॉफिट्स दे के रखा है. ठीक है. चलिए अब ध्यान दो. अब उसके बाद देखो अच्छा ये जो प्रीसीडिंग ईयर के प्रॉफिट्स है 198 के हिसाब से, मतलब वो इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल जो 198 के प्रोविजंस होते हैं कंपनीज एक्ट के उसके हिसाब से प्रॉफिट दे के रखे. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ वसुधा लिमिटेड इज नॉट क्लियर कि क्या उनको सीएसआर कमेटी बनाना पड़ेगा. क्या बनाना ही पड़ेगा? नेट प्रॉफिट 5 करोड़ के ऊपर है बेटा तो बनाना ही पड़ेगा, वो तो सवाल ही नहीं है. इन ऑर्डर टू अवॉइड एडवर्स लीगल कॉन्सिक्वेंसेस वसुधा प्राइवेट लिमिटेड ने सीएसआर कमेटी बना दी ऑफ टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड 1 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हु वाज अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी. ठीक है. क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता तो उसे रखना पड़ता. अब अपने को एमसीक्यू देखना है. इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अनपेड डिविडेंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? प्रकाश लिमिटेड गिल्टी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड बिकॉज सम ऑफ द डिविडेंड इज अनपेड इवन आफ्टर 30 डेज. नहीं, ऑपरेशन ऑफ लॉ है इसलिए चलता है. प्रकाश लिमिटेड इज गिल्टी बिकॉज लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी ऑफ अनपेड डिविडेंड इज होस्टेड ऑन वेबसाइट आफ्टर 30 डेज फ्रॉम द डेट इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ अनपेड. नहीं, ये भी नहीं. प्रकाश लिमिटेड इज गिल्टी बिकॉज लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी डज नॉट कंटेन लेटेस्ट नोन एड्रेस एंड द अमाउंट ऑफ अनपेड. ये मुझे लग रहा है फिर भी, और यहाँ पे नॉट गिल्टी बोला तो ये तो हो ही नहीं सकता. ठीक है. तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर सी होगा. ठीक है. अगला. During the current year, is Vasudha Private Limited required to constitute CSR committee under the provision of Companies Act? Yes, ये तो करना ही है बेटा. क्यों करना है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 5 करोड़ से इनका नेट प्रॉफिट एक्सीड हो रहा है. ये तो अपने को समझ में आ गया था. ठीक है. चलिए अगला.
What is the implication of fact that Prakash Limited has not paid dividend for the last 4 years while having free reserves? तो implication क्या है उसके अंदर? कोई कंपलसरी थोड़ी होता है बेटा प्रॉफिट देना, मतलब प्रॉफिट नहीं दिया तो भी चलता है। तो कंपनी ने वॉयलेशन किया नहीं किया, शेयर होल्डर्स कैन लीगली चैलेंज, ये भी नहीं कर सकते। देर इज नो ऑब्लिगेशन टू डिक्लेयर डिविडेंड्स इवन इफ कंपनी हैज फ्री रिजर्व। इसका आंसर क्या होगा? थर्ड का आंसर सी होगा बेटा। अगला फोर्थ, कंसिडरिंग द लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीएसआर कमेटी एंड द वन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय वसुंधा लिमिटेड, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रुथ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी इज इनवैलिड, इनवैलिड तो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी इज इनवैलिड, अगेन मैं कहूंगा इनवैलिड तो नहीं है, मुझे तो वैलिड लगी क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है बेटा, इसलिए वैलिड है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी इज वैलिड बिकॉज इट डिपेंड्स प्योरली ऑन डिस्क्रिशन ऑफ मैनेजमेंट, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी इज वैलिड बिकॉज कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। समझ गए क्या? क्या सारे लोग इस बात को समझ पा रहे हैं क्या? काफी इजी इजी, जल्दी से बोलेंगे बेटा क्या? एकदम इजी इजी है ना? यस। क्या हम लोग आगे बढ़े? क्या नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चला जाए? देखो, मिनिमम अमाउंट टू बी स्पेंड बाय वसुधा प्राइवेट लिमिटेड ऑन सीएसआर इन फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो देखो ये वसुधा के बारे में ही है ना? हाँ, ये वसुधा के बारे में। तो इसको कुछ ने टोटल करो, 41.6 करोड़ प्लस 42.9 करोड़ प्लस 28 का क्या करेंगे? 2% करेंगे। अरे नहीं, पहले डिवाइड बाय 3 करना था, मैं भी क्या कर रहा हूँ यार। 42.9 प्लस 28 डिवाइड बाय 3, क्योंकि एवरेज 2% लेते हैं ना, 0.75 आया। 0.75 करोड़, 0.75 करोड़ मतलब 75 लाख रुपए आ रहे होंगे। तो देखो कहीं 75 लाख दिख रहा है, सी वाले पॉइंट में 75 लाख होगा। इजी इजी, यस सर, काफी इजी था ये केस बेस्ड सिनेरियो, ऐसा बहुत भारी वाला नहीं था, मतलब ऐसा बहुत ही अलग कुछ तो भी पूछ लिया, पैसा वाला सिनेरियो नहीं था। ओके लेट्स गो नेक्स्ट। केस सिनेरियो 2 के ऊपर चलते हैं। Rahul and Meenakshi, two young entrepreneurs, founded Educom Innovators Private Limited. Okay, Innovators LLP. Under the LLP Partnership Act with focus of providing digital education, Rahul brought a technical expertise while Meenakshi managed the operations, business operation. According to LLP agreement, both contributed equally and shared profits equally. After 2 years of growth, they decided to admit Anshul as an industry expert as a partner to expand their reach. Anshul agreed to contribute additional capital and bring in industry contacts. However, shortly after joining, Anshul discovered that certain key compliances filings in Form 11, that is annual return, and Form 8, that is statement of accounts and solvency, were pending. Concerned, Anshul wanted to understand his liability and instead of LLP immediately address the compliances issue. तो अंशुल की तो कोई लाइबिलिटी नहीं होंगी बेटा यहाँ पे। क्यों नहीं होंगी? वो इसलिए नहीं होंगी क्योंकि वो पास्ट एक्टिविटीज ऑफ एलएलपी के लिए क्या लाइबल रहने वाले हैं क्या? नहीं। जब वो पार्टनर ही नहीं थे तो उस समय की अगर कोई लाइबिलिटीज आ रही है तो उसके लिए अंशुल जिम्मेवार नहीं होता है। ओके, इसके ऊपर सवाल आएंगे। मीनवाइल, राहुल प्रपोज टू अमेंड द एलएलपी एग्रीमेंट टू रिफ्लेक्ट अंशुल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो and allocate special decision making, specific decision making powers to him. As they worked through these matters, they consulted a legal advisor on to understand how LLP Act impacted their responsibilities, liabilities and compliance obligation. अब हमें क्या करना है यहाँ पे? हमें कुछ MCQs को solve करना है यहाँ पे, ठीक है? देखिए, when Anshul joined Educom Innovators LLP, he discovered that key compliances filing, including annual return and statement of accounts and solvency, were pending. What Anshul liability as newly admitted partner concerning the past compliances? क्या अंशुल की कोई लाइबिलिटी आएंगी क्या? नहीं आएंगी। जहां पे देखो नो लाइबिलिटी मुझे एक ही जगह दिख रहा है शायद तक, यस। तो 6 का आंसर क्या होगा? ए होगा। Anshul has no liability for past compliances since he was not a partner when they occurred. ये तो अपन फाउंडेशन लेवल पे पार्टनरशिप के अंदर भी पढ़ते थे बेटा, समझ रहे हैं क्या? जो अपन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते थे ना, उसमें भी ये सब चीजें आती थी। एलएलपी वैसे भी है क्या? पार्टनरशिप का और कंपनीज एक्ट का मिक्सचर है। अब देखो अगला। In light of Anshul's concern about the pending compliances, which of the best describes is the responsibility of partner in LLP regarding compliance of LLP Act 2008?
ठीक है, देखो, ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंसेस विद फाइलिंग ऑब्लिगेशन अंडर एलएलपी एक्ट, यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि सिर्फ डीपी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सादे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। ठीक है, ओके, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है क्या? नहीं जरूरत है, क्योंकि प्रोविजन है कि सिर्फ और सिर्फ डीपी रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस के लिए। ओके, अगला, सपोज इन द गिवन सिनेरियो Educom Innovators LLP fails to file the statement of account and solvency or annual return for 5 years. तो which of the following could occur? Educom LLC में भी wound up by tribunal, ये बिल्कुल सही लग रहा है, आगे भी पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा जहां आपको एग्जैक्ट प्रोविजन याद है बेटा तो सीधा वो आंसर सिलेक्ट करने का, और आगे कोई ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव जैसे कोई सवाल नहीं है जहां पे अपने को पूरा पढ़ने की गरज लग रही है ना, तो पता है कि आंसर यही निकलने वाला है। ठीक है, आ जाइए, अब आते हैं ओ केस और सिनेरियो, एक और है केस सिनेरियो 3 के ऊपर आ जाएंगे। अब आ जाओ। In 2024, New Limited, a company specialized in international trade, need to send an important notice to one of its client. मैं आपको एक बात बताऊं क्या, अभी मैंने 2 तरीकों से आपको एमसीक्यू सॉल्व करके बता दिया है ना, मतलब 2 जो क्वेश्चंस किए अपन ने, 2 सिनेरियोस देखे। अभी इस सिनेरियो के अंदर हम लोग है ना थोड़ा सा अप्रोच चेंज करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चंस को रीड करेंगे, फिर केस सिनेरियो को रीड करेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? तो इससे अपने को चीजें देखते हैं कि क्या परिवर्तन होता है। मैं आपको 100% बता दूं कि इससे बहुत ज्यादा आपका टाइम सेव होने वाला है। देखिए कैसे, according to section 27 general clauses act, what are the 3 condition must be fulfilled by service by post to be deemed effective? तो 3 कंडीशंस कौन सी फुलफिल करना पड़ता है अपने को, याद होनी चाहिए। तो प्रॉपरली एड्रेस हो, प्रीपेड हो और रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा हो, बस किस्सा खत्म। यहाँ पे मुझे कौन से इसमें रजिस्टर्ड पोस्ट दिख रहा है, ये बी वाले पॉइंट में आंसर बीच रहने वाला है, क्योंकि ये ऊपर के केस के ऊपर सवाल ही नहीं है बेटा। समझ रहा है क्या बात को? ऊपर के केस के ऊपर सवाल ही नहीं है ये। तो आ जाओ अगला, इन केस ऑफ यूनाइटेड कमर्शियल बैंक वर्सेस भीमसेन मखीजा, ये भीमसेन मखीजा वाला केस लॉ है बेटा, है ना, जिसके अंदर क्या हो गया था, ऑर्डिनरी पोस्ट से बेटा भेज दिया गया था लेटर, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना था, इसलिए वो इनसफिशिएंट माना गया था। बराबर है, तो इन्होंने केस लॉ के ऊपर ये सवाल पूछ लिए। अब बिकॉज नोटिस वाज सेंड बाय ऑर्डिनरी पोस्ट, बिकॉज नोटिस वाज सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट बट नॉट विद एन एक्नॉलेजमेंट ड्यू, तो 10th का आंसर बी होने वाला है, पक्का बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ये एक्नॉलेजमेंट ड्यू नहीं था, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा था बट आरपीएडी आना चाहिए था, तो वही प्रॉपरली आंसर होता। अब जगदीश सिंह वर्सेस नत्थू सिंह में क्या हुआ था, नोटिस तो भेजा, सामने वाले को समझ गया कि मुझे नोटिस आया तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया, पर लॉ के नजरों में क्या होता है, आपको नोटिस का कम्युनिकेशन हो गया, बस आपको रिसीव हो गया, हम लोग ऐसा मान लेते हैं, तो नोटिस सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विदाउट एंडोर्समेंट इज इनवैलिड। ओके, नोटिस सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट रिटर्न विथ रिफ्यूजल एंडोर्समेंट इज डीम्ड सर्व्ड माना जाता है क्या? हाँ सर, डीम्ड सर्व माना जाता है। मतलब सर इसके अंदर तो केस पढ़ने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि केस के ऊपर सवाल ही नहीं पूछे। सवाल ये एक्चुअली इनको घोषित कर देना चाहिए इंडिपेंडेंट एमसीक्यू, पर जबरदस्ती केस डाल के रखे, जरूरत ही नहीं थी इसके अंदर। तो देखो अपना लिटरली टाइम पूरा ही सेव हो गया, जो अपने को 4-5 मिनट लग सकते थे बेटा इसको पढ़ने के लिए, वो पूरा के पूरा टाइम क्या हो गया, पूरा के पूरा टाइम सेव हो गया। पर ऐसा हर बार नहीं होता है, ऐसा कभी कभार होता है। अब अपन लोग लकी थे यूसी क्वेश्चन में, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप लोग ये पहले एमसीक्यू पढ़ते हो और उसके बाद आप सिनेरियो पढ़ोगे ना, तो सिनेरियो पे आपका ध्यान बराबर वहां पे जाएगा जिसके ऊपर सवाल पूछा गया है, तो अपन बराबर उस प्रोविजन या उस कंटेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान दे देते हैं फिर। ठीक है, यस, चलिए अब आ जाएंगे इंडिपेंडेंट केस सिनेरियोस के ऊपर। ABC Private Limited has a project of engineering procurement construction company. It has bagged a contract from government of state of Kerala for construction of the water dam. The company is involved in a project of consultancy firm in Australia for preparing techno-economic feasibility report to enable start construction. मतलब बेसिकली ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंसल्टेंसी है, तो आप 1 करोड़ तक का कमीशन, $1 करोड़ तक का कमीशन दे सकते हो। कंपनी ने यहाँ पे 70 लाख का दिया, चलता है क्या? चलता है, विदाउट अप्रूवल चलता है। कंपनी ने ऑल्सो अवेल्ड किया बेटा सर्विसेज सिचुएटेड इन डेनमार्क फॉर माइग्रेशन ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, मतलब अदर देन कंस्ट्रक्शन या अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज है, वहां पे $10 लाख है, कंपनी ने 20 लाख दिया,
तो ऐसे सिचुएशन में क्या आपको यहाँ पे अप्रूवल लेना पड़ेगा क्या? यस सर, आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। अब देख लो वो कहाँ पे दिख रहा है, कंपनी मेक पेमेंट है विदाउट अप्रूवल, ये तो गलत है। कंपनी यहाँ पे मेक पेमेंट 70 लाख का, 2 लाख का, आरबीआई का अप्रूवल। मेरे हिसाब से आंसर इसका क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। ठीक है, अगला 13। Mr. Naren Srinivas has enrolled himself for a management course of the 3 years with IOL Mumbai. Out of 3 years, 2 years educational course will be provided in the campus of IOL, and 1 year education would be provided in the University of Auckland, where student exchange program, मतलब वहाँ के बच्चे यहाँ आएंगे, यहाँ के बच्चे वहाँ जाएंगे, मतलब बेसिकली ये बाहर एजुकेशन के पर्पस के लिए जा रहे हैं। Mr. Naren Srinivas required to pay tuition fee of 10 lakhs directly to IOL Mumbai for 2 years and USD 2 lakh to the University of Auckland. अब देखो, Mr. Naren left India on 20th of August 2022 to complete his degree from the University of Auckland. In the last month of the final year course, he got an offer from one of the reputed company of Auckland and accepted the offer and decided to work there. On 1st September 23, Mr. Naren has visited India for 30 days to meet his family, and on 1st September 23 he had left India to carry on employment. उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो 3 स्पेसिफाइड पर्पस के लिए थोड़ी आया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, कंसिडरिंग द प्रोविजंस, आप मुझको बताना होगा रेसिडेंशियल स्टेटस क्या रहने वाला है नरेन का 23-24 के अंदर, 22-23 के अंदर, या कुछ कुछ ऐसा बोला गया है यहाँ पे। मिस्टर नरेन टू बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट फॉर इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24, 24-25 हो ही नहीं सकता। मिस्टर नरेन टू बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट हो ही नहीं सकता। मिस्टर नरेन टू बी ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट फॉर 23-24 एंड 24-25, क्योंकि हायर स्टडीज के लिए गया है। यस, याद है आपको आरबीआई का एक नोटिफिकेशन भी आया है कि अगर कोई भी बच्चा बाहर फर्दर स्टडीज के लिए जाता है तो आप उसको क्या मान लेंगे? आप उसको क्या मान लेंगे? बोलो, आप उसको नॉन रेसिडेंट ट्रीट कर लेना। क्या कर लेना? बोलो, नॉन रेसिडेंट ट्रीट कर लेना। ओके, अगला, ग्रीन ट्री लिमिटेड इज प्लानिंग टू इशू एन डिबेंचर फॉर पब्लिक. As per the legal requirement, it must appoint debenture trustee before making an offer. Considering several individual, Mrs. Sharma who owns a small number of share नहीं बन सकते। मिस्टर कपूर ने लेंड किए 5,000 और वो अभी लेंडर है तो नहीं कर सकते। मिस्टर वर्मा who has provided personal guarantee, ये भी नहीं बन सकते। मतलब तीनों के तीनों डिस्क्वालीफाई है क्या? यस, तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। ओके, अगला, बेस्ट लिमिटेड इनिशियली क्रिएटेड अ चार्ज इन फेवर ऑफ एलकेजी बैंक. ओके, मतलब बेस्ट लिमिटेड एक कंपनी है, उन्होंने एलकेजी के फेवर में चार्ज क्रिएट किया फॉर फाइनेंशियल फैसिलिटी. ओके, दिस चार्ज वाज ड्यूली रजिस्टर्ड. इस चार्ज को रजिस्टर भी करा दिया आरओसी के पास. बहुत बढ़िया. A few months later, LKG Bank enhanced the facility for additional 40 करोड़, यानी कि मॉडिफिकेशन हुआ और ये 30 दिन के अंदर आपको रजिस्टर कराना पड़ता है. लेकिन कंपनी ने रियलाइज किया कि अब इन्होंने किया तो नहीं है, तो इसका पोटेंशियल इंपैक्ट क्या होगा अनरजिस्टर्ड मॉडिफिकेशन का. तो कुछ नहीं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करो और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपको अलाउ कर देती है तो बढ़िया हो जाता है. क्या? यस सर, एकदम बढ़िया हो जाता है. ठीक है ना? यस, देखो सीजी का कहा दिख रहा है आपको, ये रहा. तो फाइल एप्लीकेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्ज. ठीक है, आ जाओ